अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर वही हो रहा है जो माजी में भी होता रहा है। इल्जाम लगाने वाले बदल सकते हैं, मुल्जिम बदल सकता है, लेकिन इल्जाम वही है और वो इल्जाम है गद्दारी का, मुल्क दुश्मनी का, सिक्योरिटी रिस्क का, भारतीय एजेंट होने का। ये वो इल्जामात हैं जो सियासी जमातें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं और मुखालफिन की हुब्बुल वतनी पर शक करती हैं। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इस मामले में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की दौड़ लगी हुई है। इन तीनों जमातों पर मुल्क दुश्मनी और भारत नवाज सियासत के इल्जामात लग चुके हैं, लेकिन इस मामले का अफसोसनाक पहलू यह है कि किसी एक सियासी जमात ने भी माजी से सबक नहीं सीखा। इमरान खान हो या नवाज शरीफ या फिर बिलावल भुट्टो, अपने सियासी मुखालिफ पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और पिछले चंद दिनों से इन इल्जाम तराशियों का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। ऑपोजिशन की एपीसी में नवाज शरीफ के खिताब के बाद नवाज शरीफ पर गद्दारी, भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करने और भारत की जबान बोलने के इल्जामात लग रहे हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ ये बयानिया वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम की तरफ से बनाया जा रहा है। हुकूमत नवाज शरीफ और उनके खानदान की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रही है। हुकूमत नवाज शरीफ पर यह इल्जाम लगा रही है कि इनके बयानिए के पीछे भारत है। वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम जिस तरह के इल्जामात लगा रही है, अलमिया यह है कि ये इल्जामात तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो खुद हुकूमत में आने के बाद से इसी तरह के इल्जामात की जद में है। खुद वजीर आजम इमरान खान पर इस तरह के इल्जामात लग चुके हैं। जब से भारत ने मकबूजा कश्मीर का खसूसी स्टेटस तब्दील किया है, उसके बाद से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर यह इल्जाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया। इमरान खान की हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है। इसी तरह पिछले साल पुलवामा हमले और भारतीय एयरफोर्स पायलट अभिनंदन की पाकिस्तान में गिरफ्तारी के बाद पाक भारत ताल्लुकात मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे थे। दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा जंग का खतरा मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान ने अमन पसंदी का सबूत दिया और भारतीय पायलट को रिहा कर दिया। हुकूमत के इस फैसले को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली। इस फैसले को पसंद किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस फैसले पर ऑपोजिशन ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। नून लीग ने कहा कि हुकूमत ने अभिनंदन को भारतीय डिक्टेशन पर छोड़ा है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में कैद भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पर इमरान खान को भारतीय जासूस का वकील भी कहा था। एक दहशतगर्द जो कि पकड़ा गया, उसके हवाले से इमरान खान पर यह इल्जाम लगाया कि वो उस स्पाई के जासूस हैं। इमरान खान पर ऑपोजिशन ने संगीन इल्जामात लगाए। इसके अलावा अप्रैल 2019 में वजीर आजम इमरान खान ने जब कहा कि उन्हें लगता है कि मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद अमन मुज़ाकरात का बेहतर मौका मिल सकता है, तो वजीर आजम इमरान खान के इस बयान पर ऑपोजिशन ने उन्हें मोदी का यार करार दिया और इल्जाम लगाया था कि इमरान खान मोदी की इलेक्शन कैंपेन चला रहे। इमरान खान का यह बयान इस तनाजुर में था कि राइट विंग हुकूमत से बात करना ज्यादा आसान होता है। इसकी मिसाल हमने 1998 में देखी, जब बीजेपी के ही वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी खुद चलकर लाहौर आए थे। ऐसे ही कई मिसालें पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के इस बयान को मुल्क दुश्मनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम बनने से पहले भी इमरान खान पर ऐसे इल्जामात लगते रहे। जब 2015 में इमरान खान एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत गए थे और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिले, तो इस मुलाकात पर भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन पर तनकीद की। इमरान खान से यह सवाल हुआ कि वो और किसी मुल्क के वजीर आजम से क्या कभी इस तरह मिले हैं जिस तरह वो मोदी से मिले हैं। आज भी इमरान खान के कई भारतीय टीवी शोज में इंटरव्यू हैं, उनकी गुफ्तगू के क्लिप्स इस्तेमाल करके उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाता है। इमरान खान पर इस तरह के इल्जामात चंद माह पहले भी लगे थे और हमने इसी प्रोग्राम में इस तर्ज अमल की हौसला शिकनी की थी। हमने इस प्रोग्राम के जरिए ये पैगाम दिया, इस तरह के इल्जामात की सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रखी, लेकिन पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने हमारी बात से इत्तेफाक नहीं किया। आप क्वेश्चन उनकी पॉलिसी हिकमत अमली को करेंगी या उनकी पेट्रियोटिज्म को आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं? भी करूंगी, मैं करूंगी, मैं भी मेरा चेयरमैन भी अगर कर रहे हैं तो वी अग्री विद दिस। मेरे लिए ये काफी सरप्राइजिंग बल्कि शॉकिंग है नफीसा साहिबा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी कौमी सलामती के लिए खतरा है। उस जमात की एक रहनुमा आकर अब ये कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर की पेट्रियोटिज्म पर भी शक करेंगे अगर हमें लगता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। किसी की पेट्रियोटिज्म को शक करना गुनाह नहीं है। अगर वो मुल्क के खिलाफ, मैं समझती हूँ
मेरी जमात समझती है, मेरे वोटर्स समझते हैं कि जो फैसले ये कर रहे हैं ये मुल्क के लिए इंटरेस्ट के नहीं है, तो वी विल चैलेंज देयर पैट्रियटिज्म। नफीसा शाह बिलावल के इल्जामात का दिफा कर रही थी, लेकिन बिलावल भुट्टो शायद ये भूल गए हैं कि उनकी वालदा पर भी इसी तरह के इल्जामात लगते रहे हैं। नवाज शरीफ बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क और मुल्क दुश्मन कहते थे, मगर तारीख से सबक हासिल करने के बजाय बिलावल भुट्टो तारीख को दोबारा दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान में मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्जामात की सियासत नई नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया था। पाकिस्तानी सियासी तारीख में ऐसे सियासी रहनुमा का मिलना मुश्किल है जिससे अवाम में तो पजीराई मिली हो, लेकिन उस पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात ना लगे हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बानी पाकिस्तान की बहन फातिमा जिन्ना की है, जिन्हें मादरे मिल्लत कहा जाता है, लेकिन उनके ऊपर भी इल्जामात लगे। उनको इंडियन एजेंट करार दिया गया। इसी तरह कायदे आजम के साथी और साबिक वजीर आजम हुसैन शहीद सुहरवर्दी थे, उनके ऊपर भी गद्दारी का लेबल लगाया गया। इसी तरह जीएम सैयद, मौलाना मौदूदी और बाचा खान से होता हुआ यह सिलसिला आज नवाज शरीफ और इमरान खान तक पहुंच चुका है। सियासतदानों के अलावा फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जैसे लोगों पर भी इस किस्म के इल्जामात लगाए गए, लेकिन अब गद्दारी और मुहिब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट देने के सिलसिले को रुकना होगा। हमारी सियासी क़यादत को यह सोचना होगा कि मुखालफिन पर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्जामात लगाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी नून लीग पर, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर, और तहरीक इंसाफ और नून लीग पीपल्स पार्टी पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगा रही है और हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है। अहम बात यह है कि ये तीनों जमातें इलेक्शंस में करोड़ों वोट लेती हैं। इलेक्शन में डलने वाले वोटों का तकरीबन 70% वोट इन तीनों जमातों को मिलता है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ये इल्जामात लगाते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की अवाम में अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की सलाहियत नहीं है? इस पर बात करने के लिए, और क्या इस किस्म के जो इल्जामात लगाए जाते हैं गद्दारी के या मुल्क दुश्मनी के, इनको अब रुकना नहीं चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए एक ब्रेक के बाद देंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब को। शिबली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शिबली साहब, आपको पता है पाकिस्तान की सियासत की एक बदकिस्मत तारीख है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े लीडर्स आए हैं जिन पे गद्दारी के फतवे लगे हैं, मुल्क दुश्मनी का लेबल उन पे लगाया गया है, जिसमें फातिमा जिन्ना भी हैं, हुसैन सुहरवर्दी से लेकर बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, तमाम इसमें हैं। और जब से खासतौर पर वज़ीर आज़म बने इमरान खान, वो इन्हीं इल्ज़ामात की जद में रहे हैं। चाहे वो अभिनंदन को वापस भेजने का फैसला हो, कश्मीर के हवाले से इल्ज़ाम लगा कि कश्मीर का सौदा कर लिया है, कुलभूषण के ऊपर यह कहा गया कि कुलभूषण के वकील हैं, इस तरह के इल्ज़ामात इमरान खान पर भी लगे हैं। लेकिन अब जब नवाज शरीफ ने एपीसी में तकरीर की और उसके बाद जो उनकी तकारीर रही हैं, आपकी जमात की तरफ से अब ये इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं, कोई गद्दार कह रहा है, कोई मुल्क दुश्मन कह रहा है। क्या वजह है? इस किस्म की सियासत से आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हम? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने जिनका जिक्र किया, इसमें अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ ही थे जिन्होंने कि बेनज़ीर को गद्दारी का वो दिया था, खिताब दिया था। और नवाज शरीफ हमेशा इस किस्म की सियासत पे उन्होंने अपनी जो सियासत है उसको बेस किया है। अब बात ये है कि देखें, ये मैं तो इसको उल्ट दूसरी तरह से देखता हूँ। वो कैसे? नंबर वन ये है कि जब आपसे एक इशू पे बात हो रही है, आपने उस इशू को कंफ्यूज करने के लिए आपने एक ऐसी चीज़ का जिक्र छेड़ दिया है जिसका कि ना कोई ताल्लुक़ था, ना जिसकी कोई बात हो रही थी। देखें, नवाज शरीफ कानूनी तौर पे कन्विक्ट हुए हुए हैं। वो एक गलत तरीके से आप कह लें कि उन्होंने धोखा दिया, जितने भी इदारे थे उन्होंने मुल्क से फरार इख्तियार कर ली। कोर्ट ने उनको कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ने कहा है कि जो उन्होंने किया है, उन्होंने तमाशा बनाया है मुल्क की कवानीन का और पूरे सिस्टम का। ठीक है, जब इस किस्म की बातें हों और एक शख्स जो कि वहाँ पे बैठा हो, जो कि गया है अपने इलाज के लिए, और वो एकदम शुरू कर दे इस किस्म की तकारीर, इसमें वो प्रूव कर दे कि वो बिल्कुल बीमार नहीं है बल्कि वो सियासत करने के लिए वहाँ पे गए हैं। अब जब ऐसी चीज़ होती है और जो इशू उन्होंने उठाया, जिसका पूरी कहानी में जिसका जिक्र ही नहीं था, उस इशू को उन्होंने उठाया। इशू तो उनका सिर्फ यही था जिसमें कि पूरी कौम उनसे कह रही थी कि आप आइए, आप अदालत में जवाब दीजिए कि आपके इस किस्म की तकारीर से आपकी मुराद है कि इदारों के खिलाफ जो उन्होंने बात की। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही बात हो रही है ना। उन्होंने और बात क्या की है? उन्होंने तो बात यही की है कि वो सारा जो पूरी उनकी जो अपनी एक जो दौरे हुकूमत जो उनका रहा,
जिसमें कि उन्होंने अपने असासे बनाए, जिसमें उन्होंने मुल्क की तरक्की को पशे पुस्त रखा, और वो एग्रीमेंट्स किए जिसमें कि सिर्फ उनके पैसे बन सकते थे, उसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं वज़ीर किया। आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ पहले समा टीवी को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ इस वक्त गेम खेल रहे हैं वो बड़ी खतरनाक गेम है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है, 100% मुझे यकीन है कि ये सब कुछ वो हिंदुस्तान की पूरी मदद हासिल करके कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान वाला नैरेटिव कहां से आ गया कि भारत के कहने पर नवाज शरीफ ये बात कर रहे हैं? देखें, जब आप बात करेंगे कि सकूत कश्मीर हुआ, आप इस किस्म की बातें करेंगे जिसमें कि आप इंसिनुएट करेंगे कि इस मुल्क में जो है तो इस वक्त एक ही दुश्मन है और वो है पाक फ़ौज। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो जाहिर है कि फिर आप ये बातें और कौन करता है। आपको पता है कि इस मुल्क में बदकिस्मती से सिविल हुकूमतों ने, और ये वही हैं जो कि आज इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने एक ऐसा इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम दिया जिससे कि सारा सिस्टम डिसफंक्शनल हो गया। आपका कोई काम होता है, आप अदालतों में जाएं, आप किसी दफ्तर में जाएं, इदारे में जाएं, कोई आपका काम होता है? पाकिस्तान की आवाम रुल रही है। ये जो महंगी बिजली, महंगे गैस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, ये जो है तो ये आप समझते हैं कि ये इनसे सवाल नहीं पूछा जाए, इनसे ये नहीं पूछा जाए? नहीं, मतलब कानून की बात हो रही है ना। जब आपके साथ कानून के, जब मैं जा सकता हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जा सकते हैं टैक्स के सामने क्योंकि जी आपने ये घर बनाया, शिबली साहब ये आपने कैसे बनाया, मैंने ट्रेल दे दी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 40 साल पुरानी ट्रेल दी, ये इनसे सवाल पूछा जा रहा है और ये अबव लॉ है। तो ये भी तो नहीं हो सकता ना कि जब आप सिविलियन इदारों को भी आप तबाह कर दें, एक ऐसा इदारा रह जाता है जो कि डिसिप्लिन है और वहाँ पे मेरिट होता है। आप जो भी क्रिटिसिज्म कर लें, ये 2 फैक्ट्स तो हैं कि नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज इदारा है, अगर ये ना होता तो आपका जो है तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपके मुल्क में तो एक फॉर्मल एनार्की आ जाती, इस वक्त है इनफॉर्मल, फॉर्मल एनार्की आ जाती। जब आप एक इंस्टीट्यूशन को अपनी मुल्क की, सिर्फ उन्होंने उसका नहीं किया, उन्होंने अदालतों का भी जिक्र किया। वजीर आजम की ये राय हो सकती है, बिल्कुल आपकी भी ये राय हो सकती है कि वजीर आजम की जो राय है वो हमारी राय है। जो नवाज शरीफ की तकरीर है वो इदारों के लिए डैमेजिंग है, इससे इदारे कमजोर होंगे, ये आपकी राय बिल्कुल हो सकती है। इस पर सवाल नहीं, सवाल मेरा ये है कि इसको लिंक इस बात से क्यों कर दिया जाता है कि ये नवाज शरीफ जो लाइन ले रहे हैं ये इंडिया की लाइन है, इंडिया की मदद हासिल है। क्योंकि मैं इसी पे बात कर रहा हूं, जब आर्टिकल 370 लगाया, खत्म किया इंडिया ने, तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल दी कि ये इमरान खान ने सौदा किया है। अगर इमरान खान ने ये कहा, जो कि बीजेपी की हुकूमत आती है, राइट विंग हुकूमत से मुज़ाकरात करना आसान होते हैं, लेकिन इमरान खान को ये कहा गया कि आपने मोदी की कैंपेन लड़ी है। ठीक है। अभिनंदन के इशू पे भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, कुलभूषण के इशू पे बड़ा आपको तनकीद का सामना करना पड़ा। तो इसको इंडिया से लिंक करने की क्या जरूरत है? आप वैसे ही कहते हैं कि हमारा मौकिफ ये है कि ये इदारों के खिलाफ बात करें, इदारे कमजोर होंगे इससे। नहीं, हम तो यही कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर हम तो ये कह रहे हैं कि ये जुबान या ये और किसका ये एजेंडा है, वो हमारे दुश्मनों का है। आपको पता नहीं है कि इंडिया कितना लगा हुआ है, 5th जनरेशन वॉर अंडरवे है। आपके एक ही इदारा आपको पता है कि वो लग गया है, जिसकी वजह से अब आप और मुल्कों की मिसाल ले लें ना, लीबिया की ले लें, इराक की ले लें, और जो अफगानिस्तान है उसमें क्या हुआ है। वी विल बी अ केक वॉक अगर हम ये नहीं करें। और ये अगर हम इसको जोड़ते हैं, वो इसलिए जोड़ते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये जो बातें जो कर रहा है वो वही है जो हमारा दुश्मन भी कर रहा है। हमने तो ये नहीं कहा कि जी नवाज शरीफ जो है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि वो अगर दुश्मन की जुबान बोलेगा तो उसकी दुश्मन को उसको वो मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए, माजी में इमरान खान भी रूल ऑफ लॉ की बात करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ऐसी कई बातें कर चुके हैं, हाँ। जो कि शायद फौज के हक में ना जाती और इंडिया में बैठ के कर चुके हैं। तो अब अगर उन तकरीरों पे कोई ये बात करे कि देखें इमरान खान भी जो है फौज को कमजोर करने के लिए बात कर रहे थे, तो आप भी ये कहेंगे नहीं, वो एक असूल की बात कर रहे थे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये आपने ये भी देखना है कि ये ऐसा क्यों है कि हमारे साथ क्यों कोई टकराव नहीं है, इनके साथ हमेशा क्यों टकराव रहा। आप देख लें, जंजुआ से लेकर आखिरी आर्मी चीफ तक इनका मसला रहा, बेनज़ीर का भी नहीं रहा, इनका रहा, हमारा भी नहीं है। वो हमारा इसलिए नहीं है कि हमारी कोई ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं है जिसमें कि हमारे पर कोई ऐसा बोझ हो जिसमें कि फ़ौज समझे या फ़ौज के जो इदारे हैं, ISI है, कि जी उनके पास तो इन्फॉर्मेशन फौरन आ जाती है। टकराव रहा, लेकिन ये टकराव इंडिया के कहने पर रहा, ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा ना। नहीं, हमने ये टकराव नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त जो डेस्परेट है, इस वक्त जो उनका एजेंडा है वो बड़ा क्लियर है, वो सारे पाकिस्तानी जानते हैं। आप इसको क्यों नहीं, इस पे प्रोग्राम क्यों नहीं करते कि जी नवाज शरीफ जो कि यहां से गया है उसको जाना चाहिए था, उसको वापस आना चाहिए। इस इशू पे हमने प्रोग्राम नहीं किया। ओके कि कानून के सामने सबमिट करें। ये कोई गैर जमहूरी, गैर इखलाकी,
गैर इंसानी कोई मुतालबा मुझे है। बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन पता नहीं आपने कितने गौर से देखा है, क्योंकि एक नहीं मेरे ख्याल से 2 दर्जन दफा मैं कह सकता हूं कि ये हमने सवाल किए, बल्कि ये मौकिफ अपनाया है कि उनको वापस आना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इस पे अगर आप रोज भी प्रोग्राम करें तो भी कम है। वो इसकी वजह ये है कि देखिए पाकिस्तान को आप दिखा क्या रहे हैं, जो जनरेशन है, यंग जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं? आप ये दिखा रहे हैं कि जी अगर आप एक खास ग्रुप से साथ ताल्लुक रखते हैं, एक खास ओहदों पे रह चुके हैं, आपके पास पैसे हैं, आप कानून से बालातर हैं और आप जवाबदेही से भी मुस्तस्ना हैं। शबली साहब, माजी में तो चले आप हुकूमत में नहीं थे और आप ये मोदी का यार है, इस तरह के नवाज शरीफ के बारे में आपने भी कहा, बिलावल भुट्टो ने भी कहा, लेकिन अब आप हुकूमत में, अगर आप वाकई समझते हैं कि कोई लिंक है तो उसको एक सियासी बयान ना बनाइए ना, फिर आप साबित करें कि लिंक है, किस तरह इंडिया मदद कर रहा है नवाज शरीफ की। ये तो आप हुकूमत में है तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। देखें जब वो करेंगे, देखें वो उसमें भी ये सियासत को ले आएंगे कि जी हमारे साथ सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये हो नहीं रहा। इससे ज्यादा क्या वो है कि एक कानूनी एस्पेक्ट है। आप जो है तो आपको एक कॉन्विक्ट, यानी वो बंदा जिसके ऊपर कन्विक्शन हुई है, ठीक है, और वो इस वजह से नहीं है कि उसने कुछ ऐसी कोई शायरी की है या कोई एक ऐसी मजमून लिखा है या कोई एक ऐसी तकरीर की है। शिवली साहब, मैं इस बहस में तो जा ही नहीं रहा। मेरा मुकदमा यह है कि हम इस किस्म की सियासत क्यों नहीं बंद कर सकते जहां पे तीनों पार्टी से एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पे शक करती है, उन पर मुल्क दुश्मन होने का इल्जाम लगाती है। क्योंकि देखिए, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनका जो वोट बैंक है तकरीबन 3.5-4 करोड़ है, 70% वोट आप लोगों को मिलता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इन लीडर्स को, इन पार्टीज को वोट देते हैं, उनमें सलाहियत नहीं है जानने की कि कौन मुल्क दुश्मन है और कौन मुहिब वतन है? आप मुझे ये बताएं कि पिछले 72 साल में मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो एक्स हो या सिटिंग हो, उसने इस किस्म की बातें की हैं जो कि इसने की हैं, जो कि खुद एक्चुअली प्रोडक्ट है? किसी ने की हैं? नहीं किए। वजीर आजम इमरान खान ने माजी में बड़ी सख्त बातें की हैं। नहीं, ये तो माजी में सख्त बातें, एक्सटेंशन से लेके उनके बजट से लेके और बहुत सारे इश्यूज पे बात। एज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो पॉलिटिकल लीडर थे उस वक्त। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद उनका एक डिफरेंट स्टेटस आ जाता है। वजीर आजम नवाज शरीफ भी नहीं रहे ना? नहीं, नवाज शरीफ इज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर। ही इज, वो कई सीक्रेट्स ऑफ द स्टेट के वो लगता है कि मतलब वो गवाह हैं। आपको लगता है कि आपके ऊपर अगर इस किस्म के इल्जाम लगेंगे गद्दारी के, वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उन पे लगेंगे तो वो जस्टिफाइड होंगे? नो 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 नो, होल्ड ऑन। मेरा पॉइंट क्या है, हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है उसने अपने आप को पॉलिटिकल, वो क्रिमिनल केसेस से जो वो कानूनी उसके पीछे वो है, उसको छुपाने के लिए ये सारा एक उसने एक महाज खोल दिया है जो कि मुल्क की इंटरेस्ट में नहीं है, वो दुश्मनों की इंटरेस्ट में है। ये हम कहते हैं और मैं बिल्कुल बरमला कहता हूं, क्योंकि जब आपका मुल्क वीक होगा, आपके दुश्मन खुश होंगे, आपके दुश्मन आप पे चढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक और इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और वफाकी वजीर अली जैदी के दरमियान बहस चल रही है। ये बहस इस हवाले से है कि एलएनजी टर्मिनल जो माजी की हुकूमत ने लगाए, अली जैदी साहब का कहना है कि वो बहुत महंगे थे, और जो ये क्लेम है पीएमएलएन का कि वो बहुत सस्ते टर्मिनल थे और दुनिया में सबसे चीपेस्ट टर्मिनल थे, वो क्लेम गलत है। जबकि दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 2 साल गुजरने के बावजूद ये हुकूमत एक भी टर्मिनल नहीं लगा सकती है, जिसकी वजह से गैस शॉर्टेज है। इन्हीं इल्जामात में अली जैदी ने यह भी कहा कि ये बताया जाता है कि जो रीगैसिफिकेशन के लिए कार्गो आता है उसकी जो चार्जेस है वो सिर्फ 40 सेंट है। ये दावा भी पीएमएलएन हुकूमत का गलत है। उन्होंने कुछ दस्तावेजात अपने ट्विटर पर डाले और बताया था कि जो रीगैसिफिकेशन हुई थी, जो चार्जेस थे, टर्मिनल चार्जेस, मार्च 2020 में वो $2 से ज्यादा के थे, टू बी प्रिसाइज $2.28 के थे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने इसके जवाब में कहा कि उस महीने सिर्फ 1 कार्गो आया था। अगर 6 कार्गो आते और रीगैसिफिकेशन उनकी होती तो फिर जो कॉस्ट है, जो टर्मिनल चार्जेस की कॉस्ट है, वो कम होकर 40 सेंट पे हो जाती। आज वजारत पेट्रोलियम ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने भी इसका जवाब दिया है और ये कहा है कि हमने 2 टर्मिनल जो है वो लगाने का अप्रूवल दे दिया है प्राइवेट कंपनीज को, और इसमें कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुकूमत पाकिस्तान की नहीं होगी। जबकि मिफ्ता इस्माइल ने अपने ट्विटर में ये कहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया भर में जो आईपीओ या एलएनजी टर्मिनल्स हो वो बगैर कैपेसिटी चार्जेस के लगाए जा सकते हैं। तो हम मिफ्ता इस्माइल साहब पर मजीद बात करेंगे, जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने पूरा एक जवाब दिया है मिफ्ता इस्माइल के लगाए गए और तनकीद का। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये कहा था कि जो मैरीटाइम मिनिस्ट्री है वो रुकावटें डाल रही है पोर्ट कासिम में नई जमीन देने के लिए, टर्मिनल के लिए, और इसी वजह से 2 साल से टर्मिनल लगा नहीं। और आपने ये भी कहा था कि कुछ लीगल और कुछ नॉन लीगल
डिमांड्स हैं जिसकी वजह से टर्मिनल नहीं लग पा रहा। लेकिन आज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने यह कहा है कि हमने तो 2 अप्रूव कर दिए हैं टर्मिनल प्राइवेट कंपनीज को, और उसमें कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। शुक्रिया शहजाद। मैंने कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए थे, इल्ज़ामात इन्होंने शुरू करे थे। और ये इन्होंने बात करी थी कि ये टर्मिनल महंगे थे। जो अली जैदी साहब ने जो कागज़ निकाला था उसमें उन्होंने दिखाया था कि एक $2.28 कॉस्ट आ रही है। उसके साथ वाले कॉलम में PSO वाला जो टर्मिनल था उसमें 40 सेंट कॉस्ट आ रही थी, बिकॉज 6 कार्गो ले आए। अगर आप 6 कमरे का एक घर लेके एक कमरा उसमें यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट महंगी पर हो जाएगी पर मंथ। तो वो 6 अगर कार्गो ले आते तो कॉस्ट कम हो जाती। ये बात थी। और उसके बाद वो कुछ पर्सनल वो चीज़ें अब नहीं, लेकिन जो एक इल्जाम आपकी तरफ से लगा था वो ये था कि मैरीटाइम मिनिस्ट्री जो है जगह नहीं दे रही है पोर्ट कासिम में, जिस वजह से डिले हो रहा है उस वजह से गैस शॉर्टेज है। लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने आज कहा है कि हमने अप्रूव कर दिया है। तो आप तो कहते हैं ये मामला आगे नहीं बढ़ा, वो कह रहे 2 अप्रूव कर दिए हमने टर्मिनल्स। मैंने शो पे आने से कुछ देर पहले आपके प्रोड्यूसर को और आपको भी मैंने ईमेल कराया एक लेटर एक्सॉन का 2018 की अगस्त 30 2018 का, खान साहब की हुकूमत को आए हुए कुछ 15-20 दिन बाद का या कुछ ऐसे कुछ बात 5 दिन पहले का है जी, 17 तारीख को वोट लिया है खान साहब ने जी। तो उसके 15 दिन बाद, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि देखो ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। उस वक्त की बात है, उसमें ये बात नज़र आ गई थी कि मई से पहले हम लोगों ने उनसे बात कर ली थी। एक्सॉन की टीवी पे ये टेप चल चुकी है, एक्सॉन के सदर भी आए हुए थे, शायद अब्बासी साहब से मुलाकात हुई थी। वो उस ज़माने में वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम दोनों थे। और हमने पहले 2 टर्मिनल हुकूमत के उस पर लगाए थे गारंटी पे। हुकूमत का खर्चा नहीं हुआ है आज तक PSO के अंदर एक मरतबा एक दिन भी हमने गारंटी पैसे नहीं दिए, क्योंकि इतनी डिमांड है, इतनी शॉर्टेज है गैस की जो आजकल आपको नज़र आ रही है। इतनी शॉर्टेज है गैस की कि कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमने वो 2 टर्मिनल लगाए थे गवर्नमेंट की गारंटी पे, मिनिमम क्वान्टिटी गारंटीज पे। और अब तो ज़रूरत नहीं थी उसके। हमने 4 मर्चेंट टर्मिनल्स की इजाज़त दे दी थी, प्रोविजनल इजाज़त देनी की शुरू करी थी। एक्सॉन तो बहुत आगे निकल चुका था, उसने अपनी अप्रूवल भी कर ली थी, वो अप्रूवल वापस ले ली। और एक्सॉन का लेटर जो है वो सामने एक साहब, ये इस लेटर पे मैं आता हूं जो आपने शेयर किया था हमारे प्रोड्यूसर के साथ। 15 अगस्त का ये लेटर है, तो उस वक्त हुकूमत कायम नहीं हुई थी। 17 अगस्त को इमरान खान साहब ने वोट लिया। लेकिन मैं उससे बाद में आऊंगा। अली जैदी साहब ने अपने ट्विटर पे मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन का एक लेटर लगाया है जिसमें मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है, उनको भी एक टर्मिनल लगाने की इजाजत मिल गई है। उन्होंने बड़ी तारीफ की है मैरीटाइम अफेयर्स मिनिस्ट्री की, और उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हैं वो भी हमसे इस तरह कॉपरेट करेंगे। आप कह रहे हैं कि मैरीटाइम मिनिस्ट्री जो है वो रुकावटें क्रिएट कर रही है, और ये मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जिनको टर्मिनल लगाने की इजाजत है वो तारीफ कर रहे हैं मिनिस्ट्री की। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, देखिए 2 साल हो गए, 2 साल में एक टर्मिनल नहीं लगा है। ये आपको भी, आपके शो में भी लोग आते होंगे और शोज में आते हैं, ये 2 साल से कह रहे हैं कि हम 5 टर्मिनल लगाएंगे, 4 टर्मिनल लगाएंगे, ये बातें कर रहे थे ना। 2 साल के अंदर 1 इंच पाइपलाइन नहीं लगी है। हमने 1200 मील पाइपलाइन लगाई थी, ठीक है, 42 इंचेस की। इन्होंने 1 इंच पाइपलाइन नहीं लगाई है, एक टर्मिनल नहीं लगाया। पाकिस्तान में 5 अटैम्प्ट हो चुके थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में और पीपल्स पार्टी के ज़माने में, टर्मिनल नहीं लगा था। असद उमर साहब ने भी खुद जब एंग्रो में थे बिड करी थी। मशल गैस की नदीम बाबर साहब ने भी ट्राई करी थी, ये कोई नहीं कर सका था। मुस्लिम लीग नून ने आके 2 साल में लगाए, 5 साल में 2 टर्मिनल लगाए। इनको चाहिए था कि 2 और टर्मिनल लगाएं, इन्होंने नहीं लगाए। हुकूमत का काम ये नहीं है जो हुकूमत कर रही है कि आके कहे कि इस साल भी शॉर्टेज होगी, अगले साल भी शॉर्टेज होगी। इनका काम है कि इसका सद्देबाब करें। और आज जो पेट्रोलियम ने मिनिस्ट्री ने करा है, पेट्रोलियम डिवीजन, देखें अली जैदी को करना है मेरे खिलाफ ट्वीट करे, उमर अयूब को करना है, नदीम बाबर को करना है, अपने नाम से करें, ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व ना करें। हुकूमत के इदारे को मेरे खिलाफ ट्वीट्स नहीं करने चाहिए, सियासी ट्वीट्स। ब्यूरोक्रेसी को आप इसमें इन्वॉल्व ना करें, आप अपने नाम से ट्वीट करें, कोई बुरी बात नहीं है। मैं अपने नाम से ट्वीट करता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब ये बात तो ठीक है कि हुकूमत ने तो उसके बाद झूठ लिखा हुआ है, उसके अंदर गलत बयानी से काम लिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमने LNG जो है वो महंगी कर दी है। आप मुझे इनसे पूछ के बताइए कि LNG से सस्ता आज फ्यूल है पाकिस्तान के अंदर कोई जिससे बिजली बन सकती है? मुझे बताएं वो लोग। आप ये लोग ने डीजल और फर्नेस ऑयल से बनाई है जून और जुलाई के अंदर बिजली, क्या वो महंगी नहीं है? अच्छा, लेकिन आपने 24 तारीख को ये दावा किया था कि अब तक कोई नहीं लगाए, और नहीं लगाए। 2 साल हो गए दावों के बाद नहीं लगाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर को अब ये दे दिए 2 टर्मिनल जो है वो अप्रूव्ड है। लेकिन ये भी कह रहे हैं, एनर्जी मिनिस्ट्री ये भी कह रही है कि दोनों जो टर्मिनल है होने तक ये कब होगा? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सवाल बड़ा अहम है कि कब मुकम्मल होगा। अभी तक एक ईंट लगी है,
इस साल सर्दी के अंदर इंडस्ट्री लेकिन बंद रहेगी पाकिस्तान में। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के मुताबिक अगले साल सर्दी में घर पे चूल्हे की गैस नहीं होगी ना। इन्होंने क्या किया है अब तक मुझे बताया ना। साहब, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का ये कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर को 2 टर्मिनल दिए जा रहे हैं, ये कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुकूमत पाकिस्तान की नहीं होगी, यानी कैपेसिटी चार्जेस नहीं होंगे। जबकि आपने अपने ट्विटर में ये कहा था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया में कोई आईपीपी प्लांट लगे या कोई एलएनजी टर्मिनल लगे विदाउट कैपेसिटी चार्जेस। तो ये हुकूमत कैसे करने जा रही है विदाउट कैपेसिटी चार्जेस? ये तो दावा कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको लेटर भेजा है उसके अंदर आप पढ़ लीजिए। उसकी एग्जॉन को उसकी इजाजत हम देके गए थे। पहले जो 2 टर्मिनल लगे थे उसमें हुकूमत वाज सिंगल बायर। अगर आप वाहिद बायर होंगे तो आप मिनिमम गारंटी देंगे ना कि मैं बायर हूं। अगर आपको मैं बोलूं कि कल आपकी गाड़ी रख दो, आप इस्तेमाल करूं या ना करूं, पैसे दूंगा ना मैं आपको। अब ये कह रहे हैं कि अब हमारी गारंटी नहीं है, आप चाहें तो हमको भी बेचें, आप चाहें तो किसी और को भी बेचें। अब हुकूमत ने कहा है कि आप किसी को भी बेच सकते हैं। तो ये मॉडल चेंज हुआ है, अब मल्टीपल बायर्स आ गए हैं, तो विच इज फाइन। और ये हमने शुरू करा है, इसकी हम इजाजत देके गए। आपने तो अभी चंद रोज पहले ही कहा था कि मुमकिन ही नहीं है कि विदाउट कैपेसिटी चार्जेस कोई टर्मिनल लग सके या कोई आईपीपी का प्लांट लग सके। ओ भाई, सिंगल, उसके आगे लिखा हुआ है सिंगल बायर। शहजाद पढ़ लो, सिंगल बायर लिखा हुआ है कि अगर सिंगल बायर होगा तो ये करना जरूरी है। जो आईपी नदीम बाबर साहब का आईपीपी का प्लांट है, क्या उसमें मिनिमम गारंटी नहीं है? सैफायर वालों का आईपीपी का प्लांट है, क्या उसमें मिनिमम गारंटी नहीं वैसे है? ये आपने अपने ट्वीट में जिक्र नहीं किया, अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ देता हूं। आपने ये कहा है कि एवरी टोलिंग प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑल आईपीपीज इन पाकिस्तान आर बेस्ड ऑन मिनिमम कैपेसिटी चार्जेस। Yes. Why would anyone invest in the dedicated facility with no alternate use? Yes, अगर डेडिकेट फैसिलिटी होगी विद नो अल्टरनेट यूज तो क्या करेगा वो? अगर किसी और को गैस नहीं देगा। ये जो 2 टर्मिनल हैं, दे आर बाउंड टू गिव यू 600 MMCFD। और उसमें आज तक, 1 मिनट सुन लो पूरी बात, आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ पीएसओ के टर्मिनल में जब हमको चार्जेस देने पड़े, क्योंकि हम रोज उससे ज्यादा कर रहे हैं इस्तेमाल। हमको तो गैस की शॉर्टेज है, हमें तो चाहिए था कि पूरी हम कैपेसिटी ले लें ताकि सस्ता पड़े। दैट्स व्हाई दे आर सच चीप टर्मिनल। ठीक है, अब एक लेटर मित्सुबिशी का अली जैदी साहब ने सुन लो। अब जब टर्मिनल लगेंगे तो अब आप ये नहीं कह रहे कि हम डेडिकेटेड बायर हैं, अब आप बोले आप किसी को भी बेचें तो वो सस्ते हो जाएंगे। और ये 1 मिनट, और ये हुकूमत, हमारी हुकूमत ने परमिशन दी थी। ठीक, अब अली जैदी साहब ने जो आज लेटर अपने ट्वीट पे जारी किया मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन का, उसमें वो मैरीटाइम मिनिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं। जो आपने एक्सॉन का लेटर दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि पोर्ट कासिम की वजह से बड़ी रुकावटें आ रही हैं हमें। अब ये तो 15 अगस्त का है 2018, तो या तो आपकी हुकूमत जिम्मेदार हो सकती है इन रुकावटों की, या केयर टेकर गवर्नमेंट जिम्मेदार हो सकती है ना। उस लेटर में आप पढ़ लें, हमारी हुकूमत तो मई के अंदर चले गई थी ना। उसने लिखा है कि मई में जो फैसले हुए थे उसके फैसले जो हैं उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी हुकूमत तो चले गई थी मई के अंदर। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, सवाल सुन लीजिएगा मेरे दोबारा। मैंने इसीलिए कहा या आपकी हुकूमत जिम्मेदार है या केयर टेकर हुकूमत जिम्मेदार है ना। पीटीआई की हुकूमत तो आई नहीं थी उस वक्त। हमारी हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं हो सकती ना। हमने तो, उसने तो लिखा है कि मई में जो फैसले हुए हैं वो आपने इंप्लीमेंट नहीं करे। हम तो फैसले करके गए थे। द पॉइंट ऑफ दिस लेटर इज कि हमने ये शुरू कर दिया था, जो आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कह रही है ना कि हम ये कर रहे हैं, वो हम शुरू करके गए थे। इनसे 2 साल में 1 ईंट नहीं लगी, 1 इंच दीवार नहीं बनी, 1 इंच पाइपलाइन नहीं बनी। ये कब करेंगे? मुझे बताएं कि अगर आज भी शुरू करते हैं और एक्सॉन मेरे ख्याल से पीछे हट गई है, अल्लाह करे मित्सुबिशी चले, और मित्सुबिशी से पता नहीं क्या इनको 2 साल किस बात की निगोशिएशन में लगे, लेकिन आज ये चले तो किधर पहुंचेंगे ये लोग? कब लगाएंगे? तो आपका, क्योंकि इस पे तजुर्बा भी यही बताइएगा कि कैपेसिटी चार्जेस के बगैर अगर ये लगेगा प्लांट, तो क्या जो गैस की प्राइस होगी, जो टर्मिनल चार्जेस होंगे, वो फिर 40 सेंट से ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस नहीं है, या उतने ही रहेंगे? अमूमन हिंदुस्तान वगैरह के अंदर और दूसरे मुल्कों में जहां पे देखा है कि 70 सेंट से लेकर $1 तक चार्ज होता है, क्योंकि वो पूरे टर्मिनल्स नहीं चल रहे होते। अगर आप पूरे के पूरा गैस बेच लेंगे 600 से लेकर 700 तक, तो कैपेसिटी चार्जेस जो आपको 40 सेंट ही लग जाएंगे, बिकॉज द कॉस्ट इज बेसिकली द सेम। $2-2.5 लाख लगता है रोज का। लेकिन अगर कैपेसिटी चार्जेस आपको नहीं लग रहे होंगे, अगर आप पूरा नहीं बेच पा रहे होंगे, तो वो आपका मसला है। इसमें मसला ये है, देखें कि 200 मिलियन डॉलर्स का टर्मिनल लगता है, लेकिन पीछे $1 बिलियन की पाइपलाइन लगानी है। इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि गैस साल भी ज्यादा हुकूमत ने दावा किया, इसके बावजूद टर्मिनल्स अब तक नहीं लगाए। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का ये कहना है कि 2 टर्मिनल्स की हमने अप्रूवल दे दी है प्राइवेट कंपनीज को, जो कि बगैर किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के होंगे। हुकूमत पाकिस्तान की कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। उम्रा की अदायगी का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस की वजह से मार्च 2020 में उम्रा की अदायगी पर पाबंदी लगा दी थी सऊदी अरब की हुकूमत ने, क्योंकि सऊदी अरब में भी जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब
आज से जो है उम्रा की अदायगी दोबारा शुरू हो चुकी है। आप स्क्रीन पे विजुअल्स भी दे सकते हैं कि आज से जो है वो तवाफ़ का सिलसिला और उम्रा की अदायगी शुरू हो गई है, लेकिन ये मरहलावार जो है शुरुआत हुई है और अभी सिर्फ सऊदी अरब के जो अपने शहरी हैं उनको इजाज़त दी गई है कि वो उम्रा कर सकते हैं और उसमें भी उन्होंने लिमिट ये लगाई है कि एक वक्त में 6000 से ज़्यादा लोग उम्रा की अदायगी नहीं करेंगे और वक्त भी मुकर्रर किया गया है कि 3 घंटे तक उनके पास ये वक्त होगा कि वो पूरा अपना जो उम्रे का प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लें और मरहलावार होगा ये। इसके बाद जो अगला मरहला है वो 18 अक्टूबर से शुरू होगा और मज़ीद लोगों को इजाज़त दी जाएगी कि वो भी उम्रे की अदायगी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दीगर ममालिक के मुसलमान हैं वो 1 नवंबर के बाद जाके उम्रा अदा कर सकेंगे। तो ये मार्च 2020 में पाबंदी लगी थी, तकरीबन 7 माह के बाद मुसलमानों को ये दोबारा नसीब हुआ है कि वो जाकर उम्रा अदा कर सकते हैं। यकीनन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये एक बड़ी और एक अच्छी खबर है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।